नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। इसके बाद आज की मॉर्निंग सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो पाकिस्तान, इजराइल, चीन या फिर कनाडा? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो इस प्रश्न की बात करेंगे। पहला प्रश्न जो आपके सामने है, तो इस प्रश्न की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो इजराइल यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजराइल के अगर हम लोग प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री का नाम क्या है? आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, क्या नाम है? तो बेंजामिन नेतन्याहू नाम है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है तो ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, और इनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने क्या किया है? तो गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न और बन जाता है। अगर आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर ले, ठीक है, क्या कर ले? अगर आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है तो इसकी स्थापना कब हो रही है, तो आप आंसर क्या करोगे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसकी स्थापना हो रही है 1946 में, 1946 में स्थापना हो रही है। ठीक है, हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो आपको द हेग में देखने को मिलेगा, द हेग नीदरलैंड में। ठीक है, द हेग नीदरलैंड में आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। न्यायाधीशों की संख्या अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप आंसर करोगे टोटल कितने? 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं तो उनका कार्यकाल क्या होता है? तो कार्यकाल के लिए आप आंसर क्या करेंगे? तो 9 वर्ष कर देंगे। क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 15 होती है। कार्यकाल 9 वर्ष होता है। हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में देखने को मिलेगा और स्थापना कब हो रही है? 1946 में हो रही है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसने भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक लॉन्च किया है? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? नीति आयोग, डीआरडीओ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे, भारत के पहले जो कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक है इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है तो राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक को लॉन्च किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सुशासन पुरस्कार 2024 की अधिसूचना जारी की गई, अधिसूचित किया गया? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कौन सा राज्य सरकार है? अच्छा, एक प्रश्न और बन जाता है कि सुशासन दिवस कब मनाते हैं? अब यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है आपका कि सुशासन दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा, सुशासन दिवस हम लोग मनाते हैं 25 दिसंबर को। ठीक है, 25 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं? सुशासन दिवस मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन, ठीक है, किसका? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। ठीक है, किसका? तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को 25 दिसंबर को क्या करते हैं? सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। किस राज्य सरकार ने सुशासन पुरस्कार योजना 2024 की अधिसूचना जारी की है? तो आंसर कर देंगे हरियाणा। ठीक है, क्या कर देंगे? तो हरियाणा आंसर कर देंगे। ऑप्शन संख्या ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा 2024 का आयोजन 25 से 30 नवंबर तक कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पर हो रहा है? तो याद रखेंगे अपने प्यारे भारत में हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर? तो अपने प्यारे भारत में हो रहा है। भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। और भारत में कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा 2024 का आयोजन 25 से 30 नवंबर तक अपने प्यारे भारत के द्वारा मेजबानी की जाएगी। नई दिल्ली शहर में आयोजन होगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे प्रवासी पक्षी आमूर फाल्कन। आपसे ये उत्सव बहुत बार पूछा गया। आमूर फाल्कन उत्सव किस राज्य में मनाते बताएगा? तो प्रवासी पक्षी
आमूर फाल्कन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस राज्य में 21 नवंबर को आमूर बाज उत्सव या फिर फाल्कन उत्सव मनाया जाएगा। तो सिक्किम, मेघालय, मणिपुर या फिर क्या हो जाएगा, मिजोरम। क्या आंसर करिएगा, करेक्ट आंसर कर देंगे हम लोग मिजो जो है मणिपुर कर देंगे। क्या कर देंगे, मणिपुर कर देंगे। अच्छा, मणिपुर में देखो आपको क्या हो रहा है, तो लोकटक झील आपको देखने को मिलेगी। क्या हो जाएगा, तो मणिपुर में आपको लोकटक झील देखने को मिलेगी। और इसी झील में आपको क्या होगा, यही इसी झील में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा, तो एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मणिपुर में अगर हम लोग बात करेंगे तो लोकटक झील है और इसी लोकटक झील में एकमात्र आपको तैरता राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। नाम क्या है उसका, तो उसका नाम है काबू लाम जाओ। ठीक है, क्या नाम है, तो उसका नाम है काबू लाम जाओ। एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पर, तो मणिपुर में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, हाल ही में कहाँ देश का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो क्या आंसर करिएगा, नालंदा, सोनीपत, प्रयागराज या फिर हरियाणा। तो देखो, सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक प्रश्न बन जाना चाहिए कि संविधान दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो क्या आंसर करेंगे, तो संविधान दिवस जो है ये हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर को। ठीक है, कब, तो 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। कब से मना रहे हैं, तो 2015 से। ठीक है, 2015 से क्या हो रहा है, तो मनाया जा रहा है संविधान दिवस। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि आपको पता है 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया था, हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था और इस दिन हम लोगों ने संविधान को अंगीकृत करने का काम किया। ठीक है, क्या किया, तो संविधान को अंगीकृत करने का। ठीक है, तो इस दिन 26 नवंबर को हम लोगों ने क्या किया, संविधान को अंगीकृत करने का काम किया। इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से मना रहे हैं, 2015 से मना रहे हैं। अभी संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो हरियाणा में किया गया। ठीक है, कहाँ पर किया गया, तो हरियाणा में किया गया। और हरियाणा में कहाँ पर किया गया, तो आप कहोगे सोनीपत में। हरियाणा में कहाँ पर किया गया, सोनीपत में। अच्छा, एक और प्रश्न बन सकता है कि हरियाणा में जो उद्घाटन किया गया है, तो उद्घाटन किसने किया है, हरियाणा में संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया। तो दो लोगों के नाम याद रखेंगे, एक तो हमारे जो कानून मंत्री हैं, ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, एक तो इनका नाम याद रखेंगे, एक तो अर्जुन राम मेघवाल हैं जिन्होंने उद्घाटन किया, और दूसरा आप नाम याद रखेंगे जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो ओम बिरला। इन दोनों लोगों के नाम आप याद रखेंगे, जो भी आपको एग्जाम में ऑप्शन में प्रश्न पूछा जाएगा, जैसा ऑप्शन होगा उस हिसाब से आप आंसर करेंगे। लेकिन याद रखिएगा ये क्या है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्या है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में निश्चित रूप से बनेगा कि देश का पहला संविधान संग्रहालय। ठीक है, तो हरियाणा के सोनीपत में उद्घाटन अर्जुन राम मेघवाल और ओम बिरला ने किया है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 2015 से मना रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, हाल ही में किसने दिल्ली में लोगों द्वारा छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए दिल्ली सोलर पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो क्या आंसर करेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, अमित शाह हो जाएंगे, अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे या फिर मुख्यमंत्री आतिशी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, तो दिल्ली में लोगों के द्वारा छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए दिल्ली सोलर पोर्टल का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया है, तो अभी वर्तमान में दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आतिशी जी, तो इनके द्वारा क्या किया गया है, तो इस दिल्ली सोलर पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और बताइएगा, दिल्ली की अगर हम लोग बात करेंगे तो दिल्ली भारत की कैपिटल कब बनी है। पहले अगर हम लोग बात करें तो पहले कैपिटल क्या थी, तो कोलकाता थी। बाद में क्या हो जाएगा, जो ये राजधानी है, कैपिटल है, इसको शिफ्ट किया जाता है और शिफ्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, तो दिल्ली को कैपिटल बनाया जाएगा कब, 1911 में। याद रखेंगे 1911 में क्या हो रहा है, तो राजधानी बनाया जा रहा है। ठीक है, 1911 में घोषणा की जा रही है। 1911 में क्या हो जाएगा, अनाउंसमेंट की जाएगी कि अब ऑफिशियल जो कैपिटल है वो दिल्ली होगी, और 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर, बताएंगे। तो सतत व्यापार सूचकांक की बात करेंगे, 2024 में ये इंडेक्स जारी किया गया है, और सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024। भारत का स्थान क्या है, तो अपना प्यारा भारत जो है वो 23वें स्थान पर है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है। ये प्रश्न मैं
पिछली क्लास में भी कराया था। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार वाला प्रश्न है, याद रखेंगे। और गगनयान मिशन को लॉन्च करने का जो वर्ष रखा गया है वो है 2026। ठीक है, 2026 तक गगनयान मिशन को लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। ठीक है, और इसके लिए हमने किस देश से? तो ऑस्ट्रेलिया से समझौता किया है। इसरो की आपसे स्थापना पूछ ले तो स्थापना क्या करेंगे? तो स्थापना होगी इसरो की कहाँ पर? 1969 में, 1969 में इसकी स्थापना होगी। और इसरो का आपको हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। इसरो का आपको हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया जा रही है? तो कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, नई दिल्ली या फिर नोएडा? क्या हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है ये हरियाणा में कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जा रही है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है। गीता महोत्सव क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कार्यक्रम है, तो कई बार यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी बनाने की घोषणा की? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने देश की, अब ये देखो, देश की पहली नाइट सफारी है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर हरियाणा? क्या आ जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और उन्होंने घोषणा की है कि राज्य में देश की पहली क्या हो जाएगा? नाइट सफारी बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, कि नाइट सफारी को बनाने का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात कर लें, क्या हो जाएगा? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करेंगे तो जनसंख्या घनत्व आपको कितना देखने को मिलेगा? तो जनसंख्या घनत्व जो है वो आपको कितना देखने को मिलेगा? जल्दी से बताएंगे तो 829 व्यक्ति। क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। अगर वही हम लोग लिंगानुपात की बात करेंगे, सेक्स रेशियो की बात करेंगे, तो लिंगानुपात आपको कितना देखने को मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश में 912 देखने को मिलेगा। अगर यही हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भारत में अगर आपसे जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे? आप कहोगे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और लिंगानुपात की अगर हम लोग बात करेंगे भारत के कॉन्टेक्स्ट में तो आप कहोगे 943। ठीक है, ये कहाँ का? तो ये भारत के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो याद रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। हाल ही में ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? तो क्या हो जाएगा? तो G20 के संदर्भ में आप लोग याद रखेंगे। देखो G20 जो है इसका 2022 में, G20 के संदर्भ में बात करेंगे आप लोग, तो अगर हम लोग बात करें G20 2022 में, तो 2022 में कहाँ पर हुआ? तो इंडोनेशिया में हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ? तो G20 2022 में इंडोनेशिया में हुआ। ठीक है, 2023 में अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर हुआ? तो 2023 में अपने प्यारे भारत में हुआ। 2024 में अगर हम लोग बात करेंगे, 2024 में कहाँ पर हुआ? तो ब्राजील में हुआ। ठीक है, कहाँ पर? तो ब्राजील में हुआ। और अभी ब्राजील ने ये कमान सौंपी है किसको? दक्षिण अफ्रीका को। मतलब नेक्स्ट ईयर 2025 में जो होने वाला है G20 वो कहाँ पर होगा? तो वो साउथ अफ्रीका में होगा। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, तो इस प्रश्न को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा G20 से। अब वो 2022 का भी पूछ सकते हैं, 2023 का पूछ सकते हैं, 2024 का पूछ सकते हैं और 2025 का भी पूछ सकते हैं। तो याद रखेंगे, कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन प्रश्न यहाँ से बनेगा। G20 की हम लोग बात करें, G20 की स्थापना से प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो G20 की स्थापना कब होगी? तो 1999 में होगी। ठीक है, कब होगी? G20 की स्थापना कब होगी? तो 1999 में G20 की स्थापना हो रही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने अडानी ग्रुप के साथ हुई $700 मिलियन की विद्युत ट्रांसमिशन डील रद्द कर दी? अभी अडानी ग्रुप को आपको पता है कि बहुत सा ये चर्चा में चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, घोटाले को लेकर के कुछ जो है कंट्रोवर्सी हो रही है और ये काफी चर्चा में चल रहे हैं। तो भी $700 मिलियन की जो विद्युत ट्रांसमिशन जो डील थी तो वो किस देश ने रद्द कर दी है? श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, केनिया या फिर क्या हो जाएगा? नाइजीरिया। क्या आंसर कर देंगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी कर दोगे, केनिया। केनिया की राजधानी क्या हो जाएगी? तो केनिया की राजधानी है नैरोबी। ठीक है, केनिया की राजधानी क्या है? तो आप कहोगे नैरोबी है। और एक बात आप याद रखेंगे, केनिया की राजधानी
नैरोबी में, ठीक है, केनिया की राजधानी नैरोबी में, केनिया की राजधानी नैरोबी में आपको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना कब हो रही है? 1972 में हो रही है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है, तो इसकी स्थापना कब होगी? तो 1972 में होगी और इसका मुख्यालय आपको कहां पर? केनिया नैरोबी में देखने को मिलेगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन सा देश 1 दिसंबर से नागालैंड में आयोजित हॉर्नबिल महोत्सव मनाने वाला है? देखो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपसे हमेशा पूछा जाता है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? तो 1 से 10 दिसंबर के बीच में, ठीक है। क्या हो रहा है? तो 1 से 10 दिसंबर के बीच में, दिसंबर का जो फर्स्ट वीक होता है, तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। नागालैंड की स्थापना 1963 में हो रही है और याद रखेंगे ये एक ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। भारत का एक ऐसा राज्य, नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा क्या है? तो जिसकी राजभाषा इंग्लिश है, याद रखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। नागालैंड की स्थापना 1963 में हो रही है, एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। 1 से 10 दिसंबर के बीच में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है और इसमें भागीदार देश कौन है? तो जापान है। ऑप्शन संख्या क्या कर दीजिएगा? ए आंसर कर दीजिएगा, जापान, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में तो भारत ने कौन सा स्थान? तो भारत ने 10वां स्थान हासिल किया है, याद रखेंगे, ठीक है। कौन सा? तो 10वां स्थान जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में हासिल किया है भारत ने। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो क्या हो जाएगा? तो ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले व्यक्ति हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी जो हैं, तो इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले पहले व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। धन निष्क्रमण सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति हैं। धन निष्क्रमण का सिद्धांत इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। धन निष्क्रमण का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष, इन्हीं को कहा जाता है और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम आपको याद रखना है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। क्या है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी पुस्तक का नाम है? तो ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम है। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल का प्रावधान किया गया है? तो दल बदल की अगर हम लोग बात करेंगे तो दल बदल को 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। कौन से? तो 52वें संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल को जोड़ने का काम किया गया था। किस अनुसूची में? तो 10वीं अनुसूची में, याद रखेंगे, ठीक है। दल बदल कौन सा संशोधन? 52वां संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची में। क्लियर है? ऑप्शन संख्या सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलूगलान या फिर महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? तो आपको पता होना चाहिए जो ये उलूगलान विद्रोह है, इसी को हम लोग क्या करते हैं? इसी को हम लोग मुंडा विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो इसी को हम लोग मुंडा विद्रोह भी कहते हैं। और ये मुंडा विद्रोह कहाँ पर होगा? तो ये रांची वाला जो क्षेत्र है, झारखंड की जो राजधानी रांची है, तो रांची वाले क्षेत्र में ये मुंडा विद्रोह होता है। और कब से कब तक होगा? तो आप कहोगे 1895 से लेकर के 99 के बीच में ये जो मुंडा विद्रोह है ये सक्रिय रहता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आप कर दोगे 1899 1900 का जो मुंडा विद्रोह है, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह से संबंधित है उलूगलान, मुंडा विद्रोह को ही उलूगलान विद्रोह कहते थे। और इसके प्रमुख जो होंगे इस मुंडा विद्रोह के, जो या उलूगलान विद्रोह के जो प्रमुख हैं वो कौन है? तो वो है बिरसा मुंडा, ठीक है। कौन है? तो बिरसा मुंडा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िएगा। वीमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या मिसाइल प्रौद्योगिकी? तो क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। वीमैक्स किससे?
तो संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? ठीक है, हवाई द्वीप समूह अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आप कर दोगे प्रशांत महासागर। और ये जो प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, क्या होगा, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। और इसकी सबसे गहरी गर्त भी पूछा जाता है। विश्व में सबसे गहरी गर्त जो है वो आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगी। सबसे गहरी गर्त आपको जो है वो प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगी। और नाम क्या है इसका, तो मेरियाना गर्त है। ठीक है, क्या नाम है, तो विश्व की सबसे गहरी गर्त जो है वो मेरियाना गर्त है। और वो आपको कहाँ पर, प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगी। अटलांटिक महासागर की बात करें, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो अंध महासागर भी कहते हैं और एस के आकार बनाने वाला महासागर भी कहते हैं। जो अटलांटिक महासागर ये क्या करता है, तो यस के आकार की आकृति बनाता है। यस के आकार वाला महासागर कौन सा है, तो वो भी आप याद रखेंगे, अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। क्लियर है, तो ये ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ये महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। डेली मॉर्निंग में हम लोगों की क्लास होती है। हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, आपसे इनको मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।